14 जुलाई 2023 को भारत ने मच एंटिसिपेटेड चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया था। सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद इसरो और भारत को दुनिया भर से कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आना शुरू हो गए, और आए भी क्यों ना। कई हॉलीवुड मूवीज के बजट से भी कम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को एग्जीक्यूट किया है। इसके जरिए इसरो मून पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंड करने का अटेम्प्ट करना चाहती है, जो अब तक सिर्फ विश्व की 3 कंट्रीज कर पाई हैं। लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि चंद्रयान-3 लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और मून की सरफेस से सिर्फ 1437 किलोमीटर दूर है। एक्सपेक्टेड है कि वो 23 अगस्त 2023 को मून पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करेगा, और इसी के साथ हम ये करने वाली 4th कंट्री तो होंगे ही, लेकिन डार्क साइड ऑफ द मून यानी कि मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाली पहली कंट्री भी होंगे। 2020 में इंडियन स्पेस इकोनॉमी $9.6 बिलियन पे वैल्यू थी, और अर्नेस्ट एंड यंग के अकॉर्डिंग ये नंबर 2025 तक बढ़कर लगभग $13 बिलियन हो जाएगा। पिछले 5 सालों में इसरो ने 177 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके ही 1100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडियन स्पेस इकोनॉमी और इसरो दोनों ही बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रयान-3 मिशन के सक्सेसफुल होने पर इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन सेक्टर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि चांद तक पहुंचने के बाद हम रुकने थोड़ी वाले हैं, मार्स भी तो जाना है। अब अगर इसरो हमारे देश के लिए इतना ही क्रिटिकल है, तो क्या आप इसरो में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे? वैसे तो इसरो इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि DOS के अंडर ऑपरेट करती है, और ये लिस्टेड भी नहीं है, तो जाहिर है कि आप इसरो में डायरेक्टली इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। मगर हाँ, कुछ ऐसी लिस्टेड कंपनी ज़रूर हैं जो इसरो की ग्रोथ में और उनके ऑपरेशंस में एक की रोल प्ले करती हैं, फिर चाहे वो क्रिटिकल पार्ट सप्लाई करके हो या ऑपरेशंस कंडक्ट करके। यहाँ तक कि कुछ लिस्टेड प्लेयर्स ने तो चंद्रयान-3 मिशन में भी एक की रोल प्ले किया है। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसी लिस्टेड कंपनीज के बारे में बताऊंगी जो बिहाइंड द सीन्स इसरो को अपने अफोर्डेबल येट हाई प्रिसिजन मिशंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में मदद करती हैं। इस वीडियो में हमने 9 अगस्त 2023 के मार्केट क्लोजिंग के अकॉर्डिंग नंबर्स लिए हैं, और हमने इन कंपनीज को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 1 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे सॉर्ट किया है। यानी कि जिस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज आगे का सफर मजेदार होने वाला है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आज की लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी के नाम से ही काफी क्लियरली आप समझ गए होंगे कि वो डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस ऑफर करती है। कंपनी डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस और हेवी इंजीनियरिंग एंड नीश टेक्नोलॉजीज जैसे वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है। पिछले 1 साल में कंपनी ने नेगेटिव 3.2% रिटर्न्स दिए हैं। 2018 में पारस डिफेंस ने लार्ज साइज स्पेस ऑप्टिक्स में एंट्री ली थी। इसी दौरान उन्हें इसरो के द्वारा प्लेस किया गया वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेस ऑप्टिक्स का ऑर्डर मिला था। अगर इनके फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यूज की बात करें तो इनके डिफेंस और स्पेस ऑप्टिक्स के वर्टिकल से 51% रेवेन्यूज आते हैं, जबकि हेवी इंजीनियरिंग से 23% और बाकी के 26% रेवेन्यूज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस के बिजनेस सेगमेंट से। पारस डिफेंस की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड R&D पर फोकस इन्हें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में एक ट्रू IDDM कंपनी बनाता है। IDDM यानी कि इंडिजिनसली अपने देश में डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। प्लस पारस के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डाइवर्स सेक्टर्स में यूज होते हैं, और ये सभी सेक्टर्स हाईली रेगुलेटेड और हाई एंट्री बैरियर्स वाले सेक्टर्स भी हैं। साथ ही इनके पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस मौजूद है, जिसमें गवर्नमेंट आर्म्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च जैसे कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, L&T और दूसरी कई प्राइवेट एंटिटीज भी शामिल हैं। कंपनी इजराइल, सिंगापुर और USA बेस्ड कंपनीज को भी एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट्स का शेयर टोटल सेल्स का ऑलमोस्ट 15% है।
मतलब एक तरह से इनका कस्टमर बेस, एंड क्लाइंट के सेक्टर और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तीनों ही काफी डाइवर्सिफाइड हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और की कस्टमर्स के साथ स्टैब्लिश रिलेशनशिप उन्हें मीडियम टर्म में अपनी स्केल मेंटेन करने में मदद करेगा। लेकिन कंपनी के बारे में आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, इनके ऑपरेशंस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव हैं। यह आपको कंपनी के डेटर डेज और उनके इन्वेंट्री डेज से पता लग सकता है। एज ऑफ मार्च 2023 कंपनी के डेटर डेज 247 थे और कंपनी के इन्वेंट्री डेज 323 थे। अब जैसे जैसे कंपनी को अपना बिजनेस का स्केल बढ़ाना होगा, वैसे वैसे उनके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। सो इस सिचुएशन को मॉनिटर करना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी आज 70.93 के पीई पे ट्रेड हो रही है। कंपनी का ROE 9.09 है। कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने सेल्स को 8.41% से कंपाउंड करा है। अगली कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट है जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज और डिफेंस सेक्टर में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में भी अपने सब्सिडरीज के थ्रू प्रेजेंट है। पिछले 1 साल में L&T ने 42.93% रिटर्न्स दिए हैं। L&T ने चंद्रयान 3 के लिए क्रिटिकल बूस्टर सेगमेंट्स नेमली हेड एंड सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट एंड नोजल बकेट फ्लैंज मैन्युफैक्चर किए थे। अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो सबसे पहला सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। इसमें बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन, वाटर ट्रीटमेंट और भी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। ये कंपनी का कोर बिजनेस है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन सेगमेंट। L&T ग्लोबल ऑयल और गैस इंडस्ट्री के लिए कंप्लीट EPC सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि डिजाइन से लेके कमिश्निंग तक। फिर आता है पावर सेगमेंट। L&T कोल बेस्ड और गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के लिए पावर जनरेशन इक्विपमेंट और एसोसिएटेड सिस्टम्स जैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट है डिफेंस इंजीनियरिंग सेगमेंट। यहाँ L&T डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर्स के लिए इक्विपमेंट और सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सपोर्ट में इन्वॉल्व है। अब आते हैं सर्विस बिजनेस में। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेगमेंट। L&T अपनी सब्सिडरीज जैसे LTI Mindtree के थ्रू अपने ग्लोबल कस्टमर्स को IT और इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में L&T फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर करती है, इंक्लूडिंग रूरल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि SME फाइनेंस एक्सेट्रा। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 24 के Q1 के नंबर्स देखें तो इनके कोर बिजनेस यानी कि इंफ्रा से 46% रेवेन्यूज आए हैं, जबकि सर्विसेज नेक्स्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है विद 32% ऑफ टोटल रेवेन्यू। डोमेस्टिक मार्केट से L&T 60% जितने रेवेन्यूज जनरेट करता है, USA एंड EU से 20% और मिडिल ईस्ट से 16% रेवेन्यू जनरेट होते हैं। इनकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि L&T का कंसोलिडेटेड अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक ईयर ऑन ईयर में 12% ग्रोथ हुआ और 31 मार्च 2023 को 3.99 लाख करोड़ रुपीस थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 का 3 टाइम्स था। ये एक तरह से मीडियम टर्म के लिए हेल्दी रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल ईयर 23 की ही अगर हम बात करें तो इनके फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो 19% से ग्रो हुए थे। इनमें पब्लिक स्पेसेस, हाइडल एंड टनल्स, इरिगेशन सिस्टम्स, फेरस मेटल्स, ऑयल एंड गैस, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिफेंस वर्टिकल्स में लार्ज ऑर्डर मिले हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक वेरियस प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स और जियोग्राफीज में डाइवर्सिफाइड है, जहां L&T के क्लाइंट 72% डोमेस्टिक, 24% मिडिल ईस्ट और 4% अदर कंट्रीज के हैं। लेकिन कंपनी की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक में से अगर आप ऑर्डर देखते हैं तो वो इंफ्रा और हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। कंपनी के लिए एक मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनकी सब्सिडरी LMRHL। L&T ने अपनी सब्सिडरी LMRHL में साइजेबल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जो हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पे PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रही है। प्रोजेक्ट अब ऑपरेशनल है, लेकिन मीडियम टर्म में इसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी। LMRHL ने जो मेजॉरिटी ऑफ डेट लिया है उसके लिए L&T ने कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि L&T ये पहली बार कर रही है। हिस्टोरिकली भी L&T ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं।
लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स मीडियम टर्म में सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके चलते पास्ट में भी L&T का ROCE काफ़ी प्रेशर में रहा है। ROCE एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो आपको ये बताता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपना कैपिटल यूज़ कर रही है और उस पर कितने रिटर्न्स बना पा रही है। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी आज 33.306 के पी पे ट्रेड हो रही है। कंपनी का ROE 11.68 है। कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने सेल्स को 8.9 से कंपाउंड करा है। अब तीसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। MTAR टेक्नोलॉजीज एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस और इंजीनियरिंग के लिए मशीन्स, इक्विपमेंट, असेंबलीज और स्पेयर पार्ट्स बनाती है। MTAR को 1970 में मिस्टर PR रेड्डी, मिस्टर KSN रेड्डी और मिस्टर PJ रेड्डी ने शुरू किया था ताकि इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज को इंडिया में बनाया जा सके। पिछले 1 साल में कंपनी ने 54.62% रिटर्न्स दिए हैं। MTAR के पास हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग हब, जहां पे 7 यूनिट्स 4 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं और इनके पास एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी है। MTAR की इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का यूज इसरो के इंजन्स को फैब्रिकेट करने में किया गया था। अगर कंपनी के कई बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर सेगमेंट। इस सेगमेंट में MTAR न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए फ्यूल मशीनिंग हेड, ग्रिड प्लेट, FM ब्रिज एंड कॉलम जैसे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स और असेंबलीज बनाती है। साथ ही कंपनी कंट्रोल प्लग्स और वाटर ल्यूब्रिकेटेड बेयरिंग्स भी प्रोवाइड करती है जो वेरियस असेंबलीज में यूज होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में इस सेगमेंट से MTAR ने अपने टोटल रेवेन्यूज के 8% रेवेन्यू जनरेट किए थे। अगला सेगमेंट जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है स्पेस सेगमेंट। इस सेगमेंट में MTAR क्लाइंट्स के लिए लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन्स, क्रायोजेनिक इंजन्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स और असेंबलीज भी बनाती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इस सेगमेंट में कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में 9% कंट्रीब्यूट किया था। इस सेगमेंट के लिए अगर कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो इनमें इसरो, SAC, RAFAEL, राफेल, टाटा, थेल्स एलिनिया स्पेस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अगला सेगमेंट आता है क्लीन एनर्जी जो कंपनी के मेजॉरिटी रेवेन्यूज जनरेट करता है। कंपनी पावर यूनिट्स और एनर्जी सेक्टर से जुड़े कॉम्प्लेक्स फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने क्लीन एनर्जी के बिजनेस से 77% ऑफ टोटल रेवेन्यूज जनरेट किए थे। अगला सेगमेंट है दूसरे प्रोडक्ट्स का जिसमें हाई एंड फैब्रिकेशन, हाई प्रिसिजन शीट मेटल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स जैसे चीजें अपने MNC एरोस्पेस कस्टमर्स और दूसरे क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं। इस सेगमेंट से कंपनी ने 4% रेवेन्यू जनरेट किए थे। और MTAR का आखिरी बिजनेस सेगमेंट है डिफेंस जिसमें हेलीकॉप्टर हाउसिंग, मैग्नीशियम गियर बॉक्स और डालिया एक्चुएटर्स जैसी कई चीजें बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 23 में डिफेंस से कंपनी ने 3% रेवेन्यूज जनरेट किए थे। 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी के पास 1173 करोड़ रुपीस की हेल्दी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है जो कंपनी के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में मीडियम टर्म में एम्पल रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इनके नए क्लाइंट से आने वाला रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर से कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा इनका शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन के बिजनेस में नई कैपेबिलिटी एडिशंस भी इनके अगले फिस्कल ईयर में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स कंसिस्टेंटली 60% के ऊपर हैं जबकि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 22 तक कंसिस्टेंटली 28 से 34% के बीच रहे हैं जो ये बताता है कि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग पावर। मगर MTAR के लिए एक पोटेंशियल रिस्क ये है कि फिस्कल ईयर 2018 से लेकर अब तक क्लीन एनर्जी बिजनेस MTAR के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर और ग्रोथ ड्राइवर बन गया है। लेकिन पूरा सेगमेंट एक सिंगल क्लाइंट ब्लूम एनर्जी पर हाईली डिपेंडेंट है। 2019 से 2023 तक कंपनी का इस क्लाइंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कंसिस्टेंटली 60% से ऊपर रहा है। सिर्फ 2021 में टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से एक डिक्लाइन देखने को मिला था और अगर आने वाले समय में ब्लूम एनर्जी के साथ उनके एसोसिएशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के रेवेन्यूज हिट हो सकते हैं। साथ ही उनके इन्वेंट्री डेज कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं।
हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 में ट्रेंड हॉल्ट पर जरूर आया है, लेकिन फिर 524 के इन्वेंट्री डेज ये बताते हैं कि कंपनी का कैश कन्वर्जन काफी वीक है। 360 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल बताता है कि मैन्युफैक्चर होने के बाद कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की सेल को कैश में कन्वर्ट करने में लगभग 1 साल लग जाता है। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी आज 68.31 के पीई पे ट्रेड हो रही है। कंपनी का आरओई 17.91 है। कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने सेल्स को 29.63% से कंपाउंड करा है। चलिए अब बात करते हैं हमारी फोर्थ कंपनी की ऑन द लिस्ट, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। HAL एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स और उनसे रिलेटेड सिस्टम्स जैसे एवियनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सेसरीज के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर और रिपेयर करने का काम करती है। कंपनी ने पिछले 1 साल में 76.37% रिटर्न्स दिए हैं। HAL ने इसरो के लिए भी 208 करोड़ रुपए की रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप की है। ये एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो पूरी रॉकेट इंजन प्रोडक्शन को अब एक ही छत के नीचे डेवलप करने में मदद करेगा। इनके लिए एक अच्छी बात है इनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CB अनंत कृष्णन ने फरवरी 23 में स्टेटमेंट दिया था कि कंपनी के पास अभी तक 84,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक है और 50,000 करोड़ रुपीस की और भी ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं। अगर हम इस ऑर्डर बुक को उनके फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यूज के साथ कंपेयर करते हैं, 26,928 करोड़ के रेवेन्यू से कंपेयर करें तो ये उनके रेवेन्यूज के 3.1 टाइम्स होता है, जो आने वाले समय में उनके हेल्दी रेवेन्यूज के फ्लोज को इंडिकेट करता है। उन्होंने बताया कि अर्जेंटीना और इजिप्ट दोनों कंट्रीज ने HAL के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यानी कि LCA खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। अर्जेंटीना 15 एयरक्राफ्ट चाहती है जबकि इजिप्ट 20 LCAs का फ्लीट चाहती है। बात करें HAL के रेवेन्यू ब्रेकडाउन की तो जैसा कि हम देख सकते हैं लगभग 70% रेवेन्यूज उनके रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी कि ROH सेगमेंट से आता है, 17.6% एक्सपोर्ट से और 11.4% डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। HAL का फाइनेंशियल प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग है, जो हम उनके हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन्स, रिटर्न इंडिकेटर्स जैसे कि ROE और ROC और कैश प्रोफाइल से जान सकते हैं। कंपनी के लिए एक की मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है कि उनके अधिकतर रेवेन्यू इंडियन डिफेंस फोर्सेस से आते हैं। ये अग्रीमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बजट में मिलने वाले फंडिंग के बेसिस पे और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के वेरियस विंग्स में एलोकेट करने पर डिपेंड करते हैं। कंपनी ने पहले भी पेमेंट डिलेज का सामना किया है, जिसके कारण रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए थे और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत हुई थी। इनफैक्ट इनके ऑर्डर्स में स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस होते हैं और उनमें प्री डिफाइंड मार्जिन्स होते हैं। इसके चलते कंपनी की ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पे काफी डिपेंडेंट रहती है। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी आज 22 के पीई पे ट्रेड हो रही है। कंपनी का ROE 27.16 है और कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने सेल्स को 7.77% के रेट से कंपाउंड करा है। और आखिरी कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल इंडिया की लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स जैसे कि पावर ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस एंड इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज और EV चार्जर्स के स्पेस में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 92.31% रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर इसरो की बात करें तो अब तक इसरो को यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरीज वो इंडिया के बाहर से खरीदते थे और बाद में वो बैटरीज को असेंबल करके उन्हें इसरो के स्पेस प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेडी करने का काम भेल करता था। लेकिन अब भेल इसरो के लिए ये लिथियम आयन बैटरीज इन हाउस बना पाएगा। जी हाँ, अब इसरो को ये सेल्स दूसरे कंट्रीज से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज इसरो भेल के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, जिससे भेल खुद ही लिथियम आयन सेल्स को मैन्युफैक्चर कर पाएगा। इससे ना सिर्फ इसरो लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे एनर्जी स्टोरेज और ई-मोबिलिटी में भी यूज हो पाएगा। भेल बेंगलुरु में एक मॉडर्न फैसिलिटी बनाएगा इन सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। भेल 2 की सेगमेंट्स में काम करती है, एक है पावर सेगमेंट और एक है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। पावर सेगमेंट में कंपनी थर्मल, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड करती है
और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सेक्टर में यूज होने वाले इक्विपमेंट सप्लाई करती है और इन सेक्टर्स में ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में भेल के 79% रेवेन्यूज इंडस्ट्री सेगमेंट से आए थे और 21% पावर सेगमेंट से। भेल एक साल में 20 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रखता है और 140 से ज़्यादा प्रोजेक्ट साइट्स पे इंडिया और अब्रॉड में काम करता है। अपने 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 2 रिपेयर सेंटर्स और 8 सर्विस सेंटर्स के थ्रू भेल ऑलमोस्ट 5 डेकेड से हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। टॉप नॉच टेक्नोलॉजी और भरपूर रिसोर्सेज के साथ भेल को उम्मीद है कि वो अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा और इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर करेगा। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट करती है जिससे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ईपीसी मार्केट में बेटर प्रोडक्ट डिजाइन और कॉस्ट रिडक्शन के थ्रू अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकें। भेल के लिए एक देखने वाली बात है उनके फाइनेंशियल ईयर 23 के कैश फ्लोज। फाइनेंशियल ईयर 23 में भेल के फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गए थे, मतलब कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस से कम पैसे कमाए और ज़्यादा खर्च किए। उस समय इनका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव 7.4 बिलियन रुपीज़ था। अब इस नेगेटिव एफसीएफ के बावजूद भेल ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.4 बिलियन रुपीज़ के डिविडेंड दिए, जो फाइनेंशियल ईयर 22 के डिविडेंड जितना था। इससे ये पता लगता है कि कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कैश नहीं जनरेट कर पा रही और अपने रिजर्व से डिविडेंड पे कर रही है। लॉन्ग टर्म में ये कैपिटल एलोकेशन बिजनेस के लिए सस्टेनेबल नहीं है। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी आज 109.66 के पीई पे ट्रेड हो रही है। कंपनी का आरओई 1.7 है। कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने सेल्स को नेगेटिव 4.11% से कंपाउंड करा है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जो बिहाइंड द सीन्स हमारे स्पेस प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली रन करने में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी कंपनी स्टॉक्स हैं? कमेंट्स में बताइए आपके अकॉर्डिंग और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस लिस्ट में होने चाहिए थे। कमेंट्स में रीजन के साथ उनका नाम बताइए। हम आपको याद दिला दें कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.